टफ्ट यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसी खोज कर ली है जिससे कैंसर जैसी बीमारी का इलाज आसानी से और बिना किसी रिस्क के हो सकता है। बायोलॉजिकल रोबोट्स आपकी बॉडी के अपने सेल्स को यूज करके उसे खुद के हिसाब से प्रोग्राम करके आपकी ही बॉडी में बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। ये बायोलॉजिकल रोबोट्स इंसानों के बालों से लेके एक पेंसिल के पॉइंट जितने छोटे हो सकते हैं और इसीलिए ये हमारी बॉडी में आसानी से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और इनमें एक रिमार्केबल फीचर होती है हीलिंग इफेक्ट ऑन अदर सेल्स। ये बायोलॉजिकल रोबोट्स हमारे दूसरे डैमेज्ड सेल्स को हील कर सकते हैं, मतलब रिपेयर कर सकते हैं। इस डिस्कवरी को हमारे अपने बॉडी सेल्स को यूज करके रीजनरेशन, हीलिंग और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, इन सब माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटीज का स्टार्टिंग पॉइंट माना जा रहा है। मतलब अब जल्द ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे हम अपनी बॉडी में रीजनरेशन कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। इन बायोलॉजिकल रोबोट्स को स्पेसिफिकली एंथ्रोबॉट्स कहा जाता है। ये एंथ्रोबॉट्स जीनोबॉट्स के मॉडिफाइड फॉर्म है। अब ये जीनोबॉट्स क्या हैं? जीनोबॉट्स दुनिया के सबसे पहले लिविंग रोबोट्स हैं। इनको साल 2020 में टफ्ट यूनिवर्सिटी और वर्मोंट यूनिवर्सिटी में अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग के स्किन सेल्स और हार्ट सेल्स को यूज करके पहली बार बनाया गया था। अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग में भी स्पेसिफिकली इसे बनाया गया था जीनोपस लेविस नाम के फ्रॉग से और इसी से इसका नाम पड़ा जीनोबॉट्स। पहले इस फ्रॉग के स्किन सेल्स और हार्ट सेल्स को अरेंज करके एआई की हेल्प से कंप्यूटर में डिज़ाइन बनाया गया ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि किस डिज़ाइन में ये जीनोबॉट्स प्रॉपरली मूव कर सकते हैं। इस डिज़ाइन में ये रेड कलर हार्ट सेल्स और ये ऊपर वाले स्किन सेल्स हैं। ये हार्ट सेल्स नीचे इसलिए डिज़ाइन किए गए क्योंकि हार्ट सेल्स में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की कैपेसिटी होती है जिससे ये मूव कर सकते हैं। इनमें एक और रिमार्केबल कैपेसिटी होती है रिप्रोडक्शन की। मतलब ये लिटरली रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे और जीनोबॉट्स बना सकते हैं, मगर इनमें एनिमल्स की तरह गैमेट्स के फ्यूजन से रिप्रोडक्शन नहीं होती। ये सिंपली स्टेम सेल्स को एक्यूमुलेट करके रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके रिप्रोडक्शन पैटर्न को समझने के लिए कुछ स्टेम सेल्स को पेट्री डिस्क में डाल के जब इन जीनोबॉट्स को उस पेट्री डिस्क में डाला गया तो ये जीनोबॉट्स गोल गोल घूम के इन स्टेम सेल्स को जमा करके अपने जैसा ही एक जीनोबॉट बना लिया जो खुद भी मूव कर सकता था। जीनोबॉट्स के इसी रिप्रोडक्शन पैटर्न को मॉडिफाई करके इसको समंदर के अंदर के छोटे छोटे प्लास्टिक के कचरे को एक्यूमुलेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। और क्योंकि ये जीनोबॉट्स सेल्स से बने हैं तो ये बायोडिग्रेडेबल हैं। ये अपना काम होने के बाद समंदर में ही डिकम्पोज हो जाएंगे। जीनोबॉट्स को जब बनाया गया था तब इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए गए थे। मतलब इन जीनोबॉट्स को बनाने के लिए तो फ्रॉग सेल्स को लिया गया था, बट इन सेल्स के जीन में कुछ चेंजेस करके इन जीनोबॉट्स को बनाया गया था। इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से जीनोबॉट्स को प्रॉपरली यूज नहीं किया जा सकता था, बट अब जिन एंथ्रोबॉट्स को बनाया गया है उनमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। आपके मन में एक डाउट आया होगा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने से ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम क्यों आती है। अगर इसे सिंपल तरीके से समझे तो जब इन जेनेटिकली मॉडिफाइड जीनोबॉट्स को उसी फ्रॉग के बॉडी में किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए डालें तो उस फ्रॉग की बॉडी उन जीनोबॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी और उन जीनोबॉट्स के अगेंस्ट में उस फ्रॉग की बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगेंगे, क्योंकि अब उन जीनोबॉट्स का जेनेटिक मेकअप चेंज हो चुका है। इसलिए उस फ्रॉग की बॉडी उन जीनोबॉट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। पर एंथ्रोबॉट्स के साथ ऐसा नहीं है। एंथ्रोबॉट्स को बिना किसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ह्यूमन सेल्स से बना के उसी ह्यूमन में ट्यूमर्स के डिटेक्शन के लिए, कैंसरस सेल्स को ट्रीट करने के लिए और कट्स और वॉन्ड्स को हील करने के लिए यूज किया जा सकता है। इन्हें हमारी बॉडी में टारगेटेड ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इन एंथ्रोबॉट्स की डिस्कवरी का फ्यूचर में जो सबसे बड़ा फ़ायदा साइंटिस्ट को नज़र आ रहा है वो तो कुछ और ही है। इस डिस्कवरी का सबसे रेवोल्यूशनरी जो फ़ायदा है वो ये पता लगाना है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो एक साथ असेंबल होकर काम कैसे करते हैं। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के सेल्स जो हैं वो एक साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। अब ये मत कहना कि ये तो हमें पता ही है कि हमारी बॉडी के सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हार्मोन्स, एंजाइम्स और फ्लूइड्स के हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स, एंजाइम्स और फ्लूइड्स टूल्स फॉर कम्युनिकेशन है, बट इसका एग्जैक्ट अरेंजमेंट हमें नहीं मालूम। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके सामने कोई हिंदी बोल रहा है तो आपको उसकी बातें समझ में आती हैं, लेकिन अगर कोई चाइनीज़ में चाउमो कर रहा है तो आपको उसकी बातें समझ में नहीं आएगी। वो आपके लिए एक अजीब सा साउंड है बस। क्योंकि हिंदी हमें इसलिए समझ में आती है क्योंकि हिंदी के अंदर के वर्ड्स और लेटर्स और ग्रामर्स की अरेंजमेंट हमें मालूम है,
लेकिन अगर इनका अरेंजमेंट हमें मालूम ना हो तो वो हमारे लिए सिर्फ एक वियर्ड सा साउंड है बस। हार्मोन्स, एंजाइम्स और बॉडी फ्लूइड्स भी हमारे लिए एक वियर्ड साउंड की तरह है। ये हार्मोन्स और एंजाइम्स कम्युनिकेशन का रीज़न है, मगर इनका एक्चुअल अरेंजमेंट हमें नहीं पता। जिस दिन हम इनके अरेंजमेंट्स को, मतलब इनके कम्युनिकेशन के मेथड को डिकोड कर पाएँ, उस दिन हम एनिमल्स अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अपने ज़रूरत के हिसाब से एनिमल्स के ऑर्गन्स के फंक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं जो एक पर्टिकुलर काम करेगा। एंथ्रोबॉट्स के इसी डिस्कवरी को इन सब की शुरुआत मानी जा रही है। द सेल्यूलर असेंबलीज वी कंस्ट्रक्ट इन द लैब कैन हैव कैपेबिलिटीज दैट गो बियॉन्ड व्हाट दे डू इन द बॉडी। ये टफ्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल लेविन ने कहा है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लैब में सेल्स को खुद से असेंबल करके कुछ नया बना पाएँ तो ये सेल्स हमारी बॉडी में जो काम करती हैं उससे बहुत बड़ा और नया काम कर सकती हैं। इन एंथ्रोबॉट्स का एक फ़ायदा ये भी है कि ये ह्यूमन बॉडी के बाहर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लैब कंडीशंस में ही सर्वाइव कर सकती हैं और ये सिर्फ सेकेंड जनरेशन तक ही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इसका भी डर नहीं है कि अगर बाहर कोरोना वायरस की तरह स्प्रेड आउट हो जाए तो ये बाहर पैंडेमिक क्रिएट कर देंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।